यह तो बिगिनर्स गाइड टू सक्सेसफुली मैनेज म्यूचुअल फंड रिस्क का पार्ट 2 वीडियो होते हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम तो अलग अलग तरीके का रिस्क और उसको जिस तरीके से मेजर करना चाहिए उसके बारे में हम तो बातचीत कर दिया जाते हैं। यह तो कंटिन्यूएशन वीडियो होते हैं। अगर जिन लोगों पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा उसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप तो पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद यह वीडियो देखना चाहिए, जिसके वजह से ही आप तो यह वीडियो के बारे में अच्छा तरीके से समझ कर सकेंगे। आज यह वीडियो में हम रिस्कोमीटर के बारे में बात करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। रिस्कोमीटर तो 2013 साल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और सेबी रिस्कोमीटर 2013 साल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स में होने वाले रिस्क को एवेल्यूएट करने में वो तो मदद कर सकेंगे। इसमें 3 रंग होता था जो अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क को इंडिकेट करते हैं म्यूचुअल फंड में। और ब्लू रंग तो लो लेवल ऑफ रिस्क को इंडिकेट करते हैं और वो पॉसिबली होते हैं कि डेब्ट फंड्स। और येलो रंग तो मीडियम लेवल ऑफ रिस्क को इंडिकेट करते हैं और वो पॉसिबिलिटी होते हैं कि हाइब्रिड फंड्स। और ब्राउन तो हाई लेवल ऑफ रिस्क को इंडिकेट करते हैं और वो पॉसिबली होते हैं कि इक्विटी फंड्स। लेकिन यह वर्जन में इन्वेस्टर के लिए असेट क्लासेस के बीच होने वाले रिस्क को एवेल्यूएट करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ता था। इसी कारण के लिए 2015 साल में रिस्कोमीटर को रिवाइज कर दिया जाता है। और यह 2015 साल में देखें तो यह रिवाइज रिस्कोमीटर में 5 लेवल ऑफ रिस्क को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये इम्प्रूवमेंट्स करने के बाद भी अगर देखें तो यह तो रिस्क आइडेंटिफाई करने में उतना इफेक्टिव नहीं होता था। और ये तो असेट क्लासेस के बीच होने वाले रिस्क वेरिएशन उतना आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। और यही समय में देखें तो न्यू फंड ऑफर और एनएफओ भी लॉन्च कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो 2015 में डेब्ट फंड क्राइसिस वजह से भी यह रिस्कोमीटर में होने वाले लिमिटेशंस तो ज़्यादा नोटेबल होता था। और देखें तो अगले ट्रिगर वो देखिए 2020 फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्राइसिस। अगर आप देखें तो 2020 फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्राइसिस में यह लिक्विडिटी क्राइसिस होता था, जिसके वजह से इन्वेस्टर तो उतना आसानी से रिडम्पशन नहीं कर पाया था। और ये भी रिस्कोमीटर में होने वाले परसिस्टेंट फ्लॉस को एक्सपोज कर दिया जाता है। ये क्राइसिस वजह से ये तो यही इंडिकेट करते हैं कि यह रिस्कोमीटर में ज़्यादा बदलाव आने के लिए, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए यह रिस्कोमीटर ज़्यादा उपयोग कर सकेंगे अच्छा फंड चुनने में। अब ये सभी कंसर्न्स को सीरियसली लेते हुए सेबी तो जनवरी 2021 में मैंडेटरी डायनेमिक रिस्कोमीटर को लॉन्च कर दिया जाता है। अब यह जनवरी 2021 में देखें तो यह नए अपडेटेड वर्जन ऑफ रिस्कोमीटर में ज़्यादा बड़े बदलाव आ चुका है। और इसमें होने वाले पहले बड़े बदलाव होते कि रिस्क कैटेगरीज तो 5 से 6 आ चुका है। होते कि लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई एंड वेरी हाई। और ओवरसीज़ फंड्स के लिए 6 लेवल ऑफ रिस्क होता था। अगर देखें तो ये रिस्क असेसमेंट तो एक्चुअल पोर्टफोलियो पर निर्भर होते हैं। और देखें तो सेबी देने वाले फार्मूला सी हर म्यूचुअल फंड हाउसेस को उपयोग करने की ज़रूरत पड़ती है वो पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने में। और देखें तो सेबी वजह से हर साल यह सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स तो रिस्क मैट्रिक्स में होने वाले बदलावों के साथ साथ यह AMPHI साइट में वो तो मंथली एवैल्यूएशन और देखें तो पोर्टफोलियो रिस्क भी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ गई है, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए तो क्लैरिटी दे सकें कि वो तो अच्छा फंड चुन के है और कि नहीं। अब अगले होते हैं कि एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट। यह मॉडिफिकेशन वजह से इन्वेस्टर्स और एडवाइजर्स के लिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिव वेज टू मैनेज रिस्क के बारे में जानकारी मिल चुका है। और यह तो डेब्ट फंड्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि डेब्ट फंड में देखें तो उसका पोर्टफोलियो तो हर बार बदलाव होने के कारण यह तो इन्वेस्टर के लिए डेब्ट फंड के बारे में ज़्यादा मदद कर दिया जाता है। अगर आपने 2020 फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डेब्ट क्राइसिस के बारे में बातचीत कर दिया जाते तो उस समय अगर आप तो यह ओल्ड रिस्कोमीटर और कि नए रिस्कोमीटर को कंपेयर कर दिया जाते तो यह नए और कि अपडेटेड वर्जन ऑफ रिस्कोमीटर तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा जानकारी दे चुका है। और इसी कारण के लिए यह रिफाइंड असेसमेंट तो इन्वेस्टर के लिए उस इन्वेस्टमेंट्स में होने वाले डायनेमिक रिस्क पोर्टफोलियोज़ को कंसिडर करते हुए वो तो वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में तो ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं। और यह रिवाइज रिस्कोमीटर भी अगर आप देखें तो ये तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दे चुका है और उसके लिए उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में होने वाले रिस्क को इफेक्टिवली टैकल करने में भी ये रिस्कोमीटर तो ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं। मॉडर्न इन्वेस्टर्स के लिए रिस्कोमीटर के बारे में अच्छा तरीके से समझने के लिए आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से उस इन्वेस्टमेंट में होने वाले रिस्क को तो इफेक्टिवली हैंडल कर सकेंगे।
अगर आप देखें तो जब आप रिस्क के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग में इक्विटीज ही पहले आते हैं, लेकिन डेब्ट फंड्स में भी रिस्क पड़ती है, क्योंकि डेब्ट फंड्स में होने वाले अंडरलाइंग बॉन्ड्स अगर उतना अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे चुका है तो हमारा इन्वेस्टमेंट्स तो डेब्ट फंड्स में भी रिस्कियर होते हैं। अब ये रिस्कोमीटर तो इन्वेस्टर के लिए एक वैल्यूबल टूल की तरह होते हैं, जिसके वजह से उस इन्वेस्टमेंट में होने वाले रिस्क को ऑटो असेस कर सकेंगे। और स्पेशली देखें तो डेब्ट फंड्स में ऑटो ज़्यादा वैल्यूबल टूल होते हैं। अगर रिस्कोमीटर 1 और 2 सिग्निफाई कर दिया जाते तो वो तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इंडिकेट करते हैं। आप तो रेगुलरली रिस्कोमीटर पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आपके लिए बदलते हुए फाइनेंशियल सिचुएशन और देखें तो बदलते हुए इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स पर भी आपको जानकारी मिलती है, जिसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी तो ज़्यादा सुरक्षित हो सकेंगे। सेबी तो डिफेंस में होने वाले सेफ्टी को फर्दर एनहांस करने में ज़्यादा प्रयास कर दिया जाते हैं, और देखें तो उसके साथ साथ वो तो सिग्निफिकेंट मेजर्स भी ले चुका है, क्योंकि कुछ फर्म्स तो गलती प्रैक्टिसेस करने के कारण या तो इन्वेस्टर के लिए इसी तरह शोकेस कर दिया जाता है कि यह तो बेटर रिटर्न्स देने वाले स्कीम्स होते हैं। अगर देखें तो आप एज ए इन्वेस्टर तो एडिशनली रिस्कोमीटर में होने वाले रिस्क लेवल के साथ आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन को जोड़ने की आवश्यक पड़ती है। और देखें तो अगर आपकी फंड्स तो 3 साल होने के बाद मैच्योर कर दिया जाते हैं तो उस समय आपका रिस्कोमीटर में होने वाला रिस्क लेवल तो आइडियली होना चाहिए कि लो और कि लो टू मॉडरेट। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उस समय आप तो हाई रिस्क लेवल फंड को भी चुन कर सकेंगे, अगर आप हाई रिस्क लेवल इन्वेस्टर है तो। अल्टीमेटली आप एज ए इन्वेस्टर तो यह समझना चाहिए कि जब आप रिस्क और कि इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन दोनों के बारे में सोच कर दिया जाते तो आप तो एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट में होने वाले रिस्क को आपको इफेक्टिवली मिटिगेट करने में भी यह जानकारी तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब अगले हम ये म्यूचुअल फंड में होने वाले रिस्क को मिटिगेट करने के लिए होने वाले तरीका के बारे में बात करते हैं। पहले होते हैं कि रिस्क टॉलरेंस। इसमें देखें तो जिन इन्वेस्टर्स मिनिमल रिस्क एक्सपोजर के बारे में सोचते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए ये तो आइडियल सूट होते हैं। अगर देखें तो आप तो यह ब्लॉग भी पढ़ सकेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विदाउट लूजिंग अ सिंगल रुपी। यह ब्लॉग वजह से आपको यह इंसाइट्स मिलते हैं कि आप तो जिन स्ट्रैटेजीज़ को उपयोग करते हुए आप तो मॉडरेट रिटर्न भी कमा कर सकेंगे बिना एनी कैपिटल लॉस। अगले होते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन। जब आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बातचीत कर दिया जाते तो उस समय डाइवर्सिफिकेशन तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह अप्रोच में देखें तो इन्वेस्टर तो उसका इन्वेस्टमेंट को अलग अलग असेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसके वजह से वो तो रिस्क वॉलीटिलिटी को कम कर सकेंगे और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी उपयोग कर सकेंगे। ये इमेज तो आपको क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए मौका देते हुए अगर देखें तो उसकी रिस्क भी कम पड़ती है। और देखें तो वो तो जितना भी कम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी उसका रिटर्न्स तो ज़्यादा अच्छा होता था। और देखें तो इन्वेस्टर इसके साथ साथ यह मेट्रिक्स और टूल्स को उपयोग करते हुए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मदद कर सकें कि वो तो जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करना चाहते हैं। और देखें तो यह रिस्कोमीटर जैसे टूल्स तो इन्वेस्टमेंट में होने वाले रिस्क को असेस करने में मदद कर सकेंगे, और उसका इन्वेस्टमेंट रिस्क को इफेक्टिवली हैंडल करने में इसी तरह टूल्स तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब यह सारी टूल्स वजह से आप तो सभी इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आपका इन्वेस्टमेंट में होने वाले रिस्क प्रोफाइल के बारे में भी आपको जानकारी मिलते हैं। हम तो यही कंक्लूड करना चाहते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट में किसी रिस्क पड़ती है। ये तो इसी तरह बात भी चलते हैं। अगर आप देखें तो रिस्क फ्री हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम्स तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन यह बात तो सच में देखें तो ये तो गलती होते हैं। अगर आप देखें तो हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क भी पड़ती है, और यह जानकारी तो आपको होना चाहिए। और आप एज इन्वेस्टर ये भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत पड़ती है कि जब आप हाई रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो आपको हाई रिस्क भी लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब यह सभी जानकारी लेते हुए आप तो एक रोबोस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसी तरीके से बन कर पाएगी, जिसके वजह से आप तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये रोबोस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आपको ये रोबोस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनने में कोई भी संदेह है तो आप तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के साथ बातचीत कर सकेंगे, जो आपके लिए एक रोबोस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनने के लिए एक प्रूडेंट अप्रोच के बारे में बता देगी, जो प्रूडेंट अप्रोच वजह से आप तो एक रोबोस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन पाएगी। अगर आपको यह विषय के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।